चलिए स्टूडेंट्स, टुडे our one of them myself के अग्रवाल सर, वेलकम बैक यू अगेन। टुडे जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है बेटा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों को रिमाइंड रखना है। इनवर्स फंक्शन हमारा जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, ठीक है। टॉपिक के नाम से ही पता लग रहा है कि फंक्शन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। टॉपिक के नाम में ही इसका डिटेल रखी हुई है। फंक्शन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन हम ले लेते हैं। यदि कोई भी फंक्शन है बेटा, एफ फंक्शन ए टू बी पे डिफाइंड है, यदि कोई भी फंक्शन है एफ फंक्शन यदि ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, और ये फंक्शन यदि हमें गिवन है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है सेम टाइम पे हमारा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और सेम टाइम पे हमारा फंक्शन ऑन टू बी होना चाहिए। तो यदि हमें ये कंडीशन गिवन है कि फंक्शन डिफाइंड है, सपोज कीजिए ए से बी के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और हमारा गिवन फंक्शन यदि बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब 1 1 ऑन टू बी है सेम टाइम पे, तो ऐसे फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ऐसा फंक्शन है 1 1 है, सेम टाइम पे ऑन टू नहीं है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और दोज फंक्शंस व्हिच आर नॉट बाइजेक्टिव, हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बात और, इनवर्स फंक्शन टॉपिक को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर भी इनवर्स फंक्शन का ही कंसेप्ट है। क्योंकि जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कैलकुलेट किए हैं, वो सारे इनवर्स हमने इसी कंसेप्ट पे अप्लाई करके किया है। तो हमें सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को समझना पड़ेगा ताकि हमारा आने वाला चैप्टर आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे भी हम डिटेल में स्टडी कर सके। तो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन यदि ए से बी पे डिफाइंड है, ए से बी पे, और वो यदि बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन ओनली गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन ओनली गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इनवर्टिबल। ऐसे फंक्शंस जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर, ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे इनवर्टिबल फंक्शंस। इन्हीं फंक्शंस का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन फंक्शंस को हम बाई यूनिफॉर्म फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। बाई यूनिफॉर्म फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, हम उनको बाई यूनिफॉर्म फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और इनवर्टिबल फंक्शंस भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फंक्शंस का क्या करेगा बेटा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन लर्न रखनी है कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो हमने देखा कि फंक्शन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा गिवन फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनवर्टिबल बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन ओनली वी कैन से द गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। तो यदि हमारा फंक्शन ए से बी के ऊपर डिफाइंड है और वो फंक्शन यदि बाइजेक्टिव है, इस केस में देन देयर विल एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g which is defined from b to a such that if function of x is equal to y, it implies g of y is equal to f inverse x is equal to x। ये डेफिनेशन है बेटा हमारे पास फंक्शन के इनवर्स की। यदि फंक्शन f ऑफ x इन्वर्टिबल फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर, तो उसका बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, और यदि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, यदि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड चल रहा है बेटा a से b के ऊपर, तो इसका जो इनवर्स निकल के आएगा, इनवर्स जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। इनवर्स एक ऐसा फंक्शन आएगा g फंक्शन जो डिफाइंड होगा b से a के ऊपर, जो उल्टा डिफाइंड होगा। इसका इनवर्स कहां से डिफाइंड होगा, b से a के ऊपर, फ्रॉम को डोमेन टू डोमेन पे डिफाइंड होगा। और इस केस में यदि फंक्शन में बेटा x कोई इनपुट प्रोवाइड करने पर, फंक्शन में a सेट से यदि हम कोई इनपुट x प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी इमेज क्या आएगी, उसकी इमेज आएगी y। लेकिन यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यदि इसका रिवर्स ऑर्डर में बेटा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा g फंक्शन एक ऐसा फंक्शन आएगा जो इसका इनवर्स होगा, और डिफाइंड कहां से कहां पर होगा, b सेट से a सेट के ऊपर। किस तरह से कि gy का जो आंसर आएगा, ये g फंक्शन b से a सेट के ऊपर डिफाइंड है। इसका मतलब हुआ कि g फंक्शन में यदि y को हम इनपुट की तरह रखेंगे अब, तो आंसर क्या आएगा, x। तो बेटा ये x यहां पर कुछ भी नहीं है, ये x जो है बेटा y की क्या कहला रही है, प्री इमेज ही है। हम देख सकते हैं
क्लियरली जो x आ रहा है बेटा, यहां पर जो x एलिमेंट आ रहा है वो कौन है, f इनवर्स y ही है। यानी यहां पर जो एलिमेंट x आ रहा है वो हमारा y एलिमेंट की प्री इमेज ही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हुई इनवर्स की कि फंक्शन में यदि इनपुट x देने पे आंसर यदि y आ रहा है तो इनवर्स फंक्शन उसका रिवर्स फंक्शन आएगा, इस तरह से आएगा कि g फंक्शन में यदि y पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x। यानी यहां पर x जो है वो y की क्या कहलाएगी, प्री इमेज। तो बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विच यू हैव टू स्टडी, नोट डाउन इट फास्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विच वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी, राइट। चलिए अब हम इस पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को समझा कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। नाउ सबसे पहले बेटा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इनवर्टिबल। फंक्शन ऑफ एक्स इज इनवर्टिबल इफ गिवन फंक्शन f of x is bijective। if given function f of x is bijective, ये हमारा पॉइंट नंबर सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फंक्शन ऑफ x का इनवर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा कि गिवन फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन डिफाइंड है 1 2 3 4, यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, सपोज कि 1 की इमेज आ रही है 2 के साथ, 5 और 6 दो एलिमेंट आ रहे हैं जिसकी इमेज आ रही है इसके साथ में, और 7 एक एलिमेंट है जिसकी इमेज आ रही है 4 के साथ में। तो सपोज कर लेते हैं बेटा ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, और ए सेट से बी सेट के ऊपर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है। क्यों फंक्शन डिफाइंड है, तो हम जानते हैं फंक्शन यदि बेटा डिफाइंड है तो कन्वर्जेंस अलाउड है। फंक्शन के केस में कन्वर्जेंस अलाउड होता है, तो क्लियरली एक फंक्शन डिफाइंड है एफ फंक्शन। अब हम इसका रिवर्स ऑर्डर में फंक्शन डिफाइंड करते हैं, फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पे देखते हैं कि फंक्शन क्या डिफाइंड होता है। तो बेटा जब हम बी से ए पे फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे, ये बी फंक्शन आ गया, ये ए फंक्शन आ गया। सपोज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में फ्रॉम बी टू ए एक अनदर फंक्शन डिफाइंड है जी फंक्शन, जी फंक्शन कोई भी डिफाइंड है। चलिए रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो बेटा 2 की प्री इमेज कितनी आ रही है, 2 की प्री इमेज आ रही है 1। रिवर्स ऑर्डर में देखिए यहां पर 1 की इमेज कहलाएगी 2, लेकिन यदि रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे डाटा को तो बेटा 2 की प्री इमेज कहलाएगी आपकी 1। क्लियर है। चलिए तो 2 एलिमेंट किसके साथ लिंक्ड है रिवर्स ऑर्डर में, 1 के साथ में। यदि 3 की बात करें यहां पर तो 3 रिवर्स ऑर्डर में किसके साथ लिंक्ड है बेटा, 5 के साथ में और 6 के साथ में। ठीक है, क्लियर है। और 4 की यदि हम बात करें तो 4 रिवर्स ऑर्डर में किसके साथ लिंक्ड है, 7 के साथ लिंक्ड है रिवर्स ऑर्डर में। अब हम देखते हैं, सपोज कीजिए हमने ये एक एग्जांपल लिया फंक्शन का, क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, और साथ में ऑन टू है, ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। क्लियरली हम देख सकते हैं 2 अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन है, साथ में ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। और ऐसे फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव नहीं है, ऐसे फंक्शंस की तो हम इनवर्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो हम देखते हैं जब हमने इस फंक्शन को रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन करने की कोशिश की फ्रॉम बी से ए पे, फ्रॉम बी से ए पे, तो सभी स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो बेटा यहां पर डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हो गया। एक एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि द गिवन फंक्शन जो ए से बी के ऊपर डिफाइंड है वो 1 1 ऑन टू नहीं है बेटा, सिर्फ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। और गिवन फंक्शन क्योंकि 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है उनका हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने रिवर्स ऑर्डर में जैसे ही देखा, कोशिश की कि क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो जैसे ही हमने कोशिश की तो बेटा हमारी कोशिश फेल हो गई। इस फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो बेटा ये फंक्शन ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज आ रही है, यानी यहां से डाइवर्जेंस होने लग गया, और डाइवर्जेंस फंक्शन में अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन ही नहीं है तो इसका इनवर्स भी बेटा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमने काट दिया। सेकंड एग्जांपल हम देखें, यहां पर सेकंड एग्जांपल में यदि हम देखें,
हमने दोबारा दो सेट लिए, ए सेट लिया है बेटा, बी सेट लिया, इसमें 1 लिखा, इसमें 2 3 4, इसके एलिमेंट की इमेज इसके साथ चल रही है, 4 की इसके साथ चल रही है बेटा, क्लियर है। और यहां पर एक एलिमेंट हमने लेफ्ट कर दिया 6। अब यदि ये फंक्शन डिफाइंड है बेटा ए से बी के ऊपर, ए से बी के ऊपर, अब रिवर्स ऑर्डर में यदि हम कोशिश करें इसको डिफाइंड की, क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा यहां पर ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि को डोमेन के अंदर यहां पर एक एलिमेंट बच रहा है जिसकी प्री इमेज हमारे पास में नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? 1 1 है लेकिन इनटू है। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन हमारे पास में 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं आ रही। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। इसको रिवर्स ऑर्डर में जब हम डिफाइंड करेंगे बेटा फ्रॉम बी टू ए, जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में डिफाइंड करेंगे बी से ए के ऊपर जी फंक्शन को, तो हम क्लियरली देखेंगे 2 की प्री इमेज आ रही है 1, 2 की प्री इमेज आ रही थी बेटा 1, 3 की प्री इमेज आ रही है 4, 3 की प्री इमेज आ रही है हमारे पास में 4, और 6 की हमारे पास में कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही। तो 6 यहां पर अकेला बच गया, एक एलिमेंट अकेला बच गया। तो दोबारा बेटा हमने जब एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल लिया जो फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। पिछले केस में फंक्शन मैनी 1 था लेकिन ऑन टू था, सेकंड केस में फंक्शन 1 1 तो है लेकिन इस बार ऑन टू नहीं है। यानी फंक्शन गिवन फंक्शन क्या नहीं है बेटा, ये गिवन फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, गिवन फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो हम सेकंड केस में ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गिवन केस में दोबारा इस बार फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या इसका इनवर्स निकल सकता है। चलिए देखते हैं। यहां पर आगे बेटा दोबारा सेम प्रॉब्लम आ गई। बी से ए पे जब हमने रिवर्स ऑर्डर में फंक्शन को डिफाइन किया, एक ऐसे फंक्शन को जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था, तो उस केस में यहां पर डोमेन के अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी इमेज नहीं आ रही। तो इस केस में ये भी फंक्शन हमारा नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो बेटा ये इसका इनवर्स तो हो ही नहीं सकता। ये जब फंक्शन ही नहीं बन रहा तो ये इसका इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हमने दो एग्जांपल से इनवर्स को स्टडी करने की कोशिश की। पहला एग्जांपल हमने वो फंक्शन लिया जो फंक्शन मैनी 1 है लेकिन ऑन टू था, तब भी उसका इनवर्स नहीं निकल रहा। सेकंड एग्जांपल में हमने स्टडी किया कि फंक्शन हमारा 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, फिर भी इनवर्स नहीं निकल रहा। तो बेटा अब तो थर्ड केस हमारे पास एक ही लेफ्ट है जो थर्ड केस को स्टडी करेंगे। लास्ट एंड फाइनल केस जो हमारे पास आ रहा है बेटा, ध्यान से समझना इस केस को। जो लास्ट एंड फाइनल केस आएगा वो फाइनल केस अब हम लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका 100% इनवर्स निकलेगा। तो हम थर्ड केस में फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए से बी पे। थर्ड केस में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से बी पे। ये हमने 1 1 भी कर दिया है, देखिए बेटा फंक्शन को हमने 1 1 भी कर दिया है और फंक्शन को ऑन टू भी कर दिया है। फंक्शन 1 1 इसलिए है क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, साथ में फंक्शन ऑन टू इसलिए है क्योंकि कोड डोमेन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जिसकी प्री इमेज नहीं आ रही हो। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा अब इस फंक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन करते हैं। फंक्शन को जैसे ही हम अभी रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन करेंगे फ्रॉम बी टू ए, जी फंक्शन को नाम दे देते हैं इसका जी फंक्शन। तो हम देखेंगे यहां पर एलिमेंट आएंगे 4 5 6, यहां पर एलिमेंट है 1 2 3। 4 की प्री इमेज आ रही है बेटा 1, 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2 एंड 6 की प्री इमेज 3। तो हमने क्या देखा बेटा कि फंक्शन का जो इनवर्स ये फंक्शन बी है। सबसे पहली बात बेटा ये फंक्शन बी है, आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक सबसे पहली बात फंक्शन है। और क्लियरली जब हमारा गिवन फंक्शन 1 1 ऑन टू था तो ये फंक्शन बी बना और यही इसका क्या कहला रहा है बेटा? इनवर्स कहला रहा है। बी से ए के ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है यही जी फंक्शन जो है बेटा यहां पर जी फंक्शन एफ इनवर्स का क्या कहला रहा है? इनवर्स कहलाएगा जी फंक्शन, क्योंकि हमारा फंक्शन भी है बाइजेक्टिव भी है। तो ये हमारा फंक्शन जी फंक्शन क्या कहलाएगा? थर्ड केस में इसका इनवर्स कहलाएगा। तो सिंपली बेटा हमने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन इससे ये कंसेप्ट पता लगा कि कोई भी फंक्शन हमारा किसी भी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट होगा करेगा जब हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 ऑन टू होगा। यानी फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा तो उस केस में इजीली फंक्शन का रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारा वेल डिफाइंड होगा। क्लियर है? चलिए अब एक खास बात और समझते हैं बेटा।
क्योंकि ये फंक्शन इसका इनवर्स यहां पर कहला रहा है, क्योंकि जी फंक्शन एफ फंक्शन का यहां पर इनवर्स कहला रहा है। तो एक खास बात देखते हैं, फंक्शन की जो डोमेन आ रही है बेटा, यहां पर एफ फंक्शन की जो डोमेन आ रही है, देखिए ध्यान से, एफ फंक्शन की जो डोमेन आ रही है वो इनवर्स फंक्शन में किसका काम कर रही है, रेंज का काम कर रही है। तो फंक्शन की जो डोमेन है बेटा वो एफ फंक्शन में किसका काम करेगी, इनवर्स फंक्शन में रेंज का काम करेगी। तो ये रेंज आ रही है बेटा किसकी, इनवर्स की, यानी एफ फंक्शन के अंदर जो डोमेन का काम कर रहे हैं, एक सेकेंड वेट करना, चलिए ठीक है। तो हमने देखा यहां पर फंक्शन में इनपुट 1 पुट करने पर, फंक्शन पे इनपुट 1 पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फंक्शन पे इनपुट जब हमने 1 दिया तो हमारे पास रेंज कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। तो यहां से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि फंक्शन में जब इनपुट 1 देने पे आंसर 4 आ रहा है तो 4 की प्री इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो बेटा इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स 4 इज इक्वल टू 1। लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चंस के लिए सीखना जरूरी है। फंक्शन में 1 पुट करने पे यदि 4 आ रहा है तो एफ इनवर्स 4 का आंसर क्या आएगा बेटा, यहां पर हमारे पास एफ इनवर्स 4 का आंसर आएगा 1। तो यहां पर 1 जो आ रहा है बेटा, 1 को हम यहां पर कहेंगे प्री इमेज, ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ 4। तो 1 को सिंपली हम कहेंगे प्री इमेज किसकी, 4 की। तो ये लिखने का तरीका भी एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को सीखना है। चलिए, तो ये था हमारे पास बेटा फर्स्ट पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। पॉइंट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया बड़े आराम से। पॉइंट नंबर सेकंड में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। पॉइंट नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स और उसके ग्राफ के बारे में। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं बेटा, रफ ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम रफ ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये आ गई हमारे पास में बेटा लाइन आ गई कोई भी y इक्वल टू एक्स। यहां पर ये मान लीजिए कोई भी यूं एक ग्राफ चल रहा है और यहां पर हमारा y एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ चल रहा है डाउनवर्ड से अबव की तरफ। इस ग्राफ को नाम दे दो बेटा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और ऊपर वाले को ग्राफ को नाम दे दो y इक्वल टू f इनवर्स x। तो हमने क्या देखा बेटा, इस ग्राफ से सभी स्टूडेंट्स को क्या विजुअलाइजेशन हो रहा है, इस ग्राफ को देखकर सभी स्टूडेंट्स को क्या विजुअलाइजेशन हो रहा है। क्लियरली सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज विजुअलाइज हो रही है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का जो ग्राफ आ रहा है और y इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ जो आ रहा है, ये दोनों ग्राफ लाइन y इक्वल टू x के अराउंड क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। तो आज से आपको एक डेफिनेशन मिल गई है, यानी y इक्वल टू x जो है वो किसका काम कर रहा है बेटा, मिरर का काम कर रहा है। जो स्ट्रेट लाइन आपको ओरिजिन से पास होती हुई दिख रही है, ये लाइन किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन y इक्वल टू x के अराउंड जो फंक्शन ऑफ x होता है और उसका जो इनवर्स निकल के आता है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अराउंड क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो ग्राफ में हमें यही स्टडी करना है, ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड f इनवर्स x are always symmetric about line y is equal to x। तो हमें यहां से ये स्टडी करने पे ये कंसेप्ट पता लगा कि कभी भी फंक्शन ऑफ x और उसके इनवर्स का यदि हमें ग्राफ को बनाना है या प्लॉटिंग करनी है तो फंक्शन ऑफ x और f इनवर्स x उसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो लाइन y इज इक्वल टू x के अराउंड क्या आएगा बेटा, सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक का मतलब लाइन y इज इक्वल टू x उसका मिरर का काम करेगी, मिरर इमेज। तो लाइन y इज इक्वल टू x के अंदर फंक्शन ऑफ x और f इनवर्स एक दूसरे की क्या है बेटा, यहां पर मिरर इमेज आ रही है। क्लियर है। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया बेटा एक एग्जांपल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ln x और दूसरा फंक्शन लिया हमने g ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x। हमने दो फंक्शंस लिए यहां पर, एक फंक्शन लिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू ln x और दूसरा फंक्शन लिया g ऑफ x इज इक्वल टू ex। ये हमारा बेटा लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन। और दूसरा जो आ रहा है ये आ रहा है बेटा अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम इन दोनों फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे बेटा यही ग्राफ बनेगा हमारे पास में, सेम यही ग्राफ बनेगा। तो इसी ग्राफ में मैं ले लेता हूं सेकंड फंक्शन g ऑफ x को मैं लिखता हूं बेटा e की पावर x और इस फंक्शन को मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू ln x। आप क्लियरली देख सकते हो ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ बनता है जब लॉग का बेस 1 से बड़ा हो e। यहां पर लॉग का बेस है e, नेचुरल लॉगरिथम,
और यहां पर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पास से होता है, पॉइंट से पास होता है 0,1। तो आप क्लियरली देख सकते हो जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाओगे और लोगैरिथम फंक्शन का ग्राफ बनाओगे नेचुरल लॉग का विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर log e(x). तो आप क्लियरली देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, लोगैरिथम फंक्शन का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के लाइन y = x के अराउंड क्या बन रहे हैं, सिमेट्रिक बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है बेटा कि ln(x) जो है ln(x) इज द इनवर्स ऑफ e की पावर x। ये कंक्लूजन निकल के आया कि लोगैरिथम फंक्शन ln(x) जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का क्या होता है, इनवर्स होता है। ग्राफिकली हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, ग्राफिकली हमने ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने की कोशिश की। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और स्टडी करते हैं बेटा। एक एग्जांपल हमने स्टडी किया, वेरी गुड। अब हम एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, हम इसके लिए दो फंक्शन एज्यूम करते हैं। लेट फंक्शन ऑफ x = x³ एंड लेट g of x = x की पावर 1/3। मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। यहां पर g of x = x की पावर 1/3 जो आ रहा है, ये बेटा इस फंक्शन का इनवर्स ही है और कुछ भी नहीं है। ये इस फंक्शन का इनवर्स ही है, इनवर्स। यहां पर g of x = x की पावर 1/3 जो आ रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये रेसिप्रोकल 1/3, यहां पर ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स ही है। जब हम इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए मेथड सीखेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि यस x की पावर 1/3 इज इनवर्स ऑफ x³। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। कि क्या ये इसका इनवर्स है या नहीं है, y एंड y'। यहां पर बेटा हम पॉइंट ले लेते हैं 1, यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं -1। दिस इज द पॉइंट -1 एंड दिस इज द पॉइंट 1। दिस इज अवर ओरिजिन। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ 1 पे और -1 पे, 1 से -1 के बाद में ग्राफ ऊपर नीचे होते हैं, हम देखेंगे बेटा। तो यहां पर लाइन आ गई हमारे पास में, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन y = x। दिस इज द लाइन y = x। क्लियर है? मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज इसी के तो राउंड आएगी। तो बेटा y = x³ का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ तो आएगा अपना x³ का, ये ग्राफ आएगा अपना किसका, x³ का, डार्क ग्राफ। नोटिस करना बेटा, ये जो डार्क ग्राफ आएगा अपना, दिख रहा है हमें, जो मैंने आपके सामने डार्क ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसका है, y = x³ का ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में x³ जो है x की पावर 1/3 से बेटा वैल्यू कम लेता है। कारण जैसे जैसे हम नंबर 0 से 1 के बीच में लेंगे, छोटा नंबर लेंगे हम, तो नंबर जब हम छोटा लेंगे तो उस केस में वैल्यू भी बेटा छोटी होती जाएगी। तो 0 से 1 के बीच में हम यदि देखेंगे, केस को समझने की कोशिश करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू छोटी होती जाएगी, स्मॉल वैल्यू होती जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन 1 के बाद में यदि हम जाएंगे तो वैल्यूज अपनी सही पैटर्न में चलती जाएगी। 1 के बाद में यदि हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो बेटा 1 के बाद के अंदर x³ की वैल्यू x की पावर 1/3 से बिगर आती जाएगी। तो इस केस के अंदर ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। और x की पावर 1/3 का यदि हम ग्राफ को स्टडी करेंगे तो इसका ग्राफ मैं डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। x की पावर 1/3 का ग्राफ ऊपर से जाके बेटा यूं जाएगा नीचे की तरफ, और यहां पर ये नीचे से जाके यूं बैंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, यूं निकल जाएगा बेटा, यूं आ जाएगा ग्राफ। दिस इज द डॉटेड ग्राफ इज y = x की पावर 1/3। तो हमने क्लियरली बेटा यहां पर भी एक चीज देखने की कोशिश की, कि जो लाइन, ये डॉटेड लाइन आ रही है हमारे पास में y = x, तो x³ का ग्राफ हमारा एक डार्क वाला जा रहा है और x की पावर 1/3 का ग्राफ हमारा एक डॉटेड वाला ग्राफ जा रहा है। तो हमें बेटा यहां पर क्लियरली दिख रहा है, आप यदि थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के लाइन y = x के अराउंड क्या बना रहे हैं बेटा, मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हम इस डाटा को ग्राफिकली तो इंटरप्रेट आराम से कर सकते हैं, और बाकी हम जब मेथड सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, उसमें आप विजुअलाइज करोगे कि g of x ये जो निकल के आया है ये इसका क्या है, इनवर्स। लेकिन अभी भी आप ग्राफिकली इस चीज को एकदम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि x की पावर 1/3 जो है x³ की मिरर इमेज आ रहा है। दोनों के ग्राफ एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, लाइन y = x के अराउंड मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं बेटा ये सभी को ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। ये था हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड अप्रोक्सीमेट हम पढ़ेंगे बेटा इनवर्स के 7 से 8 पॉइंट पढ़ेंगे जो हमें बेनिफिशियल होंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन फॉग ऑफ एक्स जो आएगा, फॉग ऑफ एक्स जो डिफाइंड होगा बेटा एफ फॉग को हम लिख सकते हैं इस तरह से एफ करली ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, ये निकल के आएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आई बी। और जो गॉफ निकल के आएगा गॉफ इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम जी करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब समझते हैं अब डिटेल में। यदि फंक्शन डिफाइंड है हमारा ए से बी के ऊपर, यदि फंक्शन डिफाइंड चल रहा है बेटा ए से बी के ऊपर और जी फंक्शन डिफाइंड चल रहा है बी से ए के ऊपर, रिवर्स। यदि फंक्शन डिफाइंड चल रहा है ए से बी के ऊपर और जी फंक्शन डिफाइंड चल रहा है बी से ए के ऊपर, और जी फंक्शन यदि एफ फंक्शन का इनवर्स है बेटा, जी फंक्शन यदि एफ फंक्शन का इनवर्स है तो हम कह सकते हैं एफ फंक्शन और जी फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्लियर? तो उस केस में बेटा जो फॉग और गॉफ डिफाइंड होंगे, ये कंपोजिशन है फंक्शन के जो मैं आपको ऑलरेडी स्टडी पढ़ा चुका हूं। जो फॉग और गॉफ निकल के आएंगे बेटा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एफ और जी फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। उसी केस में बेटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो उस केस में बेटा फॉग जो निकल के आएगा, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आईबी का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी सेट। और इसका मतलब है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। तो फॉग और गॉफ जो निकल के आएगा हमारे पास में, फॉग और गॉफ का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात को समझना बेटा, जो फॉग की बात करते हैं तो उल्टा डिफाइंड होता है। हमने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, जब हम फॉग को डिफाइंड करते हैं तो सबसे पहले जी फंक्शन डिफाइंड होता है। और जी फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है? बी से ए के ऊपर। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी जो डिफाइंड होगा वो बी साइड से बी साइड पे ही डिफाइंड होगा। इस बात पे याद रखना। काफी स्टूडेंट्स इसमें ऊपर नीचे मिस्टेक कर देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में, तो ये हमें थोड़ा सा लर्न रखना है। सिमिलरली यदि हम गॉफ फंक्शन की बात करें, गॉफ फंक्शन की, तो गॉफ फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां पर होगा? एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स पे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जी फंक्शन की डोमेन का इनपुट का काम करेगा। और एफ फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड है? ए सेट से बी सेट के ऊपर। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी जो आएगा बेटा वो एफ की डोमेन के ऊपर डिफाइंड होगा। इसीलिए यहां पर आंसर आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी जो आपको रिमेंबर रखनी है, ये तभी अप्लाई करनी है जब एफ फंक्शन और जी फंक्शन एक दूसरे के क्या दे रखे हैं बेटा? इनवर्स दे रखे हैं। लेकिन इसमें मिस्टेक जो होती है वो यहां पर ये मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट आइडेंटिटी फंक्शन ए और बी में से कोई भी अपनी मनमर्जी से ले लेता है। ये चीज गलत है। तो इतना रिमेंबर रखना, इनपुट के ऊपर डिफाइंड होंगे। जो आइडेंटिटी फंक्शन आंसर आएंगे वो हमेशा इनपुट की डोमेन के ऊपर डिफाइंड होंगे, इनपुट की डोमेन के ऊपर। बस इतना रिमेंबर रखना। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ बेटा। पॉइंट नंबर फोर्थ, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इस पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ हमें कहता है बेटा, पॉइंट नंबर फोर्थ में दो पार्ट पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब है बेटा यहां पर एफ इनवर्स एक्स। याद रखना, जहां जहां मैं जी ऑफ एक्स काम में ले रहा हूं, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स का किसका काम कर रहा है? इनवर्स का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने हर बार जी फंक्शन को ही बी सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइंड किया है। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएंगे एफ ऑफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट्स इनवर्स। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं बेटा। कंपटीशन एग्जाम्स में मेंस और एडवांस के अंदर कई बार आपको फंक्शन ऑफ एक्स और उसके इनवर्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार जेईई के अंदर आपको एक फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स और कहेगा क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट्स इनवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
जब फंक्शन ऑफ एक्स और उसके जो इनवर्स है आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको सिंपली क्या काम करना है, एफ ऑफ एक्स और उसके इनवर्स का ग्राफ को प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद कई केस में ऐसा होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएंगे तो नो सॉल्यूशन होगा, और कई केस में ऐसा होगा जितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। एग्जांपल ग्राफ देखना बेटा, ग्राफ को देखना समझना। ये हमारे पास में आ रही है एक्स एक्सिस, ये आ रही है वाई एक्सिस, ये आ रही है हमारे पास में वाई डैश, और ये आ रही है एक्स डैश। ये आ गई हमारे पास में लाइन मिरर इमेज। लाइन वाई इक्वल टू एक्स किसका काम कर रहा है बेटा? प्लेन मिरर का काम कर रहा है, प्लेन मिरर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सपोज करो बेटा यहां पर ये ग्राफ आ गया हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स का, ये ग्राफ आ गया हमारे पास में, डार्क ग्राफ आ गया देखो फंक्शन ऑफ एक्स का। जो डार्क ग्राफ बना दिया मैंने, सपोज करो ये ग्राफ आ गया डार्क वाला किसका? एफ ऑफ एक्स का, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का। और एक ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं डॉटेड ग्राफ। अब देखो डॉटेड ग्राफ जो बनेगा वो उसके इनवर्स का ही बनेगा। जो डॉटेड ग्राफ हम बनाएंगे जो कि लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक होगा, वो ग्राफ क्या आएगा? वो इसके इनवर्स का ही आएगा। तो बेटा इसके अराउंड सिमेट्रिक ग्राफ क्या आएगा? वो ये आएगा सिमेट्रिक ग्राफ, डॉटेड ग्राफ। आप देख सकते हो क्लियरली, ये जो डॉटेड ग्राफ है इसको मैं नाम दे रहा हूं y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो बेटा हमारे पास में जो डॉटेड ग्राफ मैंने बनाया है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, आप क्लियरली देख सकते हो सभी स्टूडेंट्स, ये आपका जो डॉटेड ग्राफ आ रहा है, ये जो यहां पर जो डॉटेड ग्राफ आ रहा है, ये डॉटेड ग्राफ और डार्क ग्राफ, ये दोनों ग्राफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड क्या आ रहे हैं? सिमेट्रिक आ रहे हैं। अब देखिए आपको इसमें थोड़ी सी फिजिक्स यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए एक प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है, एक प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है? हम प्लेन मिरर के जितने डिस्टेंस पे सामने खड़े होते हैं उसकी मिरर इमेज उतनी ही आगे बनती है, यह आपने पढ़ा है। प्लेन मिरर के हम जितने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर में और इमेज का डिस्टेंस दोनों का आपस में क्या होता है? इक्वल होता है प्लेन मिरर में। अब थोड़ा सा क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है। हालांकि ये विजुअलाइजेशन वर्चुअल विजुअलाइजेशन ही होगा, एक प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा, यहां पर सपोज कीजिए प्लेन मिरर है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि यहां पर सपोज कीजिए प्लेन मिरर है, इस तरह से प्लेन मिरर आ रहा है अपना। ठीक है, अब प्लेन मिरर में से किसी ने विजुअलाइज करना, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, ऐसे सोचना है कि ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में किसी ने हाथ डाल दिया, मतलब ये हाथ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हैंड। अब किसी ने इसके अंदर हैंड डाल दिया तोड़ के, तो उसकी इमेज भी पीछे से उतनी आगे हाथ मिलाने की कोशिश करेगी ना, इमेज भी उसके पीछे से उसको तोड़ के उतनी ही आगे क्या करेगी? हाथ, मतलब जितने आगे तक मेरा हैंड जाएगा उतने ही आगे तक क्या जाएगी? उसकी इमेज भी जाने की कोशिश करेगी। तो बेटा ये चीज एक विजुअलाइजेशन करना है, सिर्फ मतलब थिंक कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। तो इसमें भी थोड़ा सा फिजिक्स ही लगे, आप देख सकते हो बेटा इस चीज को। यहां पर ये जो y इक्वल टू एक्स है बेटा, ये मिरर का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो क्लियरली दिख रही है हमें मिरर का काम कर रहा है। अब देखिए ये जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है बेटा, ये जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का ये जो डार्क ग्राफ आ रहा है, इसको आप सभी बच्चे यार ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, इसको सभी बच्चे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अब प्लेन मिरर में क्या है, जब y इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर का काम कर रहा है, तो उसकी जो इमेज आएगी वो उसके अराउंड सिमेट्रिक आएगी। सिमेट्रिक का मतलब है मिरर इमेज बनेगी। तो जितना ऑब्जेक्ट की जैसी इमेज बन रही है उसको पलट दो बेटा, इसकी मिरर इमेज ले लो। तो जैसे हमने मिरर इमेज की, अब ऐसा लग रहा है, अब हमको फीलिंग क्या आ रही है, यहां पर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर को यहां तक बेटा टच कर रहा है, और ये जो बाहर निकल रहा है ये वही वर्चुअल विजुअलाइजेशन है जो मैंने आपको करने के लिए समझाया था। तो बेटा हम क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ से, जब हमने फंक्शन ऑफ एक्स का और उसके इनवर्स का ग्राफ की प्लॉटिंग की, यहां पर समझने की कोशिश की, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आएंगी। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो बेटा अपना ये हो गया, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया जो हमने 4th पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस के लिए। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मेंस और एडवांस के ऊपर, और उसके अंदर ऐसी सिचुएशंस आएगी कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये जी ऑफ एक्स कौन है मैं बता चुका हूं आपको, एफ इनवर्स एक्स ही है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की इक्वेशन के लिए जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं
यदि आप ग्राफ को इजी वे में प्लॉट कर सकते हो तो आप ग्राफिकली प्लॉट करके चेक कर लो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और एल्जेब्रिकली आप करना चाहते हो इस चीज को तो समझना, यहां पर एक पॉइंट कहा गया है सेकंड पॉइंट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के बेटा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के, देयर विल बी, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन, ये पॉइंट लिख लेना आप, नोट डाउन कर लेना। पॉइंट नंबर सेकंड, द सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी शुड ऑलवेज सॉल्व द इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ function of x is equal to f inverse x, we should always solve equation function of x is equal to x। ये पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कभी भी आपको फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x वाली इक्वेशन के यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हो तो आप इन दोनों का या तो ग्राफ प्लॉट करके सॉल्व कर लो, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता लगाने के लिए आप फंक्शन ऑफ x को x के इक्वल पुट कर दो। अरे भाई ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, ये आपको ये समझा रही है कि फंक्शन ऑफ x, ये रहा ग्राफ, डार्क ग्राफ ये रहा फंक्शन ऑफ x का, फंक्शन ऑफ x और लाइन y इज इक्वल टू x जितने पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी, फंक्शन ऑफ x का डार्क ग्राफ और लाइन y इज इक्वल टू x जितने पॉइंट पे जहां जहां काट रही है, देखो वहीं उन्हीं पॉइंट से तो क्या पास हो रहा है, उसका जो इनवर्स आ रहा है, इनवर्स का जो ग्राफ आ रहा है वो भी बेटा उन्हीं पॉइंट से तो पास हो रहा है। तो यहां से ग्राफिकली ये विजुअलाइजेशन किया गया कि कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स और उसके इनवर्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं तो हम इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को ना सॉल्व करके किसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही आ रहे हैं, इसलिए। तो इस बात का ध्यान रखना। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस और एडवांस में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 99% में गारंटी दे सकता हूं, 90% से भी ज्यादा, कि आपके जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको पूछे जाएंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो 99% केसेस के अंदर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन को लेने पे निकल जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट नंबर 7 and 8। ये पॉइंट हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ और सिक्स दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ, तो बेटा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखना है क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ के भी बेटा यहां पर 2 से 3 पार्ट करेंगे हम। पॉइंट नंबर फोर्थ के हमने 2 से 3 पार्ट स्टडी किए। अब पॉइंट नंबर जो अगला आ रहा है अपना फिफ्थ पॉइंट सिंपल है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। तो ये तो डायरेक्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट तो बेटा डायरेक्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट हमारा यहां पर डायरेक्टली पॉइंट आ रहा है, डायरेक्ट, कि किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का यदि हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का हम यदि इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्स कैलकुलेट करने पे जो नया फंक्शन आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, थर्ड एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था जो जी फंक्शन की मैपिंग आई थी वो भी बेटा 1:1 आई थी। तो ऑटोमेटिक है कि इनवर्स उसका क्या आएगा, बाइजेक्टिव आएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करने के लिए हम यहां पर बेटा 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, स्टार नंबर फर्स्ट, स्टार नंबर 2 और स्टार नंबर 3। पॉइंट नंबर 6 ये मानो अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टॉपिक अच्छा टॉपिक है, समझ रहा है। तो पॉइंट नंबर 6 को समझने के लिए हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट नंबर 6, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x are the solutions of the equation function of x is equal to f inverse x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ x को जब x के इक्वल पुट करके जितने भी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, हमने भी पिछले पॉइंट में ही डिस्कस किया था, ये उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब फंक्शन ऑफ x को x के इक्वल इक्वेट करने पे जितने भी बेटा हमारे पास में सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो सभी के सभी सॉल्यूशंस किसके सॉल्यूशन होंगे? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x
can have more solutions, can have more solutions which can't be calculated, which can't be calculated directly, but they can be found, but they can be found by direct observation, but they can be found by direct observation, they can be found by direct observation। इस बात को रिमेंबर रखना सभी स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स को जब हमने पिछले पॉइंट में एक्स के इक्वेट किया था तो हमने ये कहा था कि इससे हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वेट करने पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो इसी के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये बात तो यहां पर भी अप्लाई हो रही है कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के इक्वेट कर देंगे। ये बात हमने ग्राफिकली अभी समझी। लेकिन बेटा यहां पर एक थोड़ा सा लिमिटेशन पॉइंट आ रहा है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो सॉल्यूशंस तो जितने भी निकल के आएंगे वो सारे सॉल्यूशंस तो इसी के निकल के आएंगे। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के कुछ सॉल्यूशंस और भी ज्यादा आ सकते हैं। इट कैन हैव मोर सॉल्यूशंस, इसके कुछ सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या तो हम उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करेंगे या मतलब ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन से ही निकाले जा सकते हैं। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेट वही सॉल्यूशन कर सकते हैं जो फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के इक्वेट करके हमारे पास निकल के आएंगे। तो इस इक्वेशन के हम वही सॉल्यूशंस बेटा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं जो फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के इक्वेट करके निकल के आएंगे। बाकी जो सॉल्यूशंस बच जाएंगे कुछ केसेस में वो हम ग्राफिकली या फिर अदर मेथड से ऑब्जर्व करके ही बाय ऑब्जर्वेशन ही निकाल सकते हैं। इस बात को रिमेंबर रखना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 90 से 99% केसेस के अंदर जितने भी आज तक क्वेश्चंस बने हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसी इक्वेशन से निकल गए हैं। तो ये पॉइंट नंबर स्टार 1 है। लिमिटेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर है। पॉइंट नंबर स्टार 2, देयर आर मेनी फंक्शंस which are inverse of itself, which are inverse of itself। इसका मतलब है बेटा हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो खुद के ही क्या है बेटा इनवर्स है। देयर आर मेनी फंक्शंस विच आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पॉसिबल है जो खुद के ही क्या आ जाते हैं, कई बार इनवर्स आ जाते हैं निकालने पे। इन सच केसेस मतलब इसका मतलब समझ गए ना, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आपस में क्या निकल के आ जाते हैं बेटा, कई बार इक्वल निकल के आ जाते हैं। अभी देखेंगे हम इस पे एग्जांपल। कई बार ऐसा होगा हमारे साथ में कि फंक्शन ऑफ एक्स और उसका जब हम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल निकल के आ जाएंगे। चलिए तो बेटा उस केसेस के अंदर इन दिस केसेस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू द गिवन इक्वेशन। यदि कभी भी ऐसा हो कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स है और उसका आपने इनवर्स कैलकुलेट किया और इनवर्स कैलकुलेट करने पे वो दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो समझ जाना उस केस के अंदर कि जो गिवन इक्वेशन बनेगी उसके कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। इस बात को हमेशा रिमेंबर रखना, ठीक है। चलिए और पॉइंट नंबर स्टार नंबर 3 की हमें आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब फंक्शन ऑफ एक्स अपना इनवर्स के इक्वल आएगा तो उस केस में भी जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा लाइन y इक्वल टू x के राउंड। ये पॉइंट आप पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा मेरे, ठीक है। तो अब इसका हम समझने की कोशिश करते हैं भाई ग्राफिकली देखना इसको। हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे अब हम कुछ ऐसे पॉइंट नंबर 6 को क्लियर करने के लिए, पॉइंट नंबर 6 को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स और उसका इनवर्स निकालने पे दोनों आपस में इक्वल आ जाए। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x+3। ये ले लो बेटा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ले लो, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f2x इज इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो बेटा ये रेसिप्रोकल फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं, इसकी बाद में बात कर लेंगे।
जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/x, जहां पर x डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें डोमेन के अंदर पता है कंसेप्ट से। तो जो हमारे पास में रेसिप्रोकल फंक्शन होता है बेटा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, यदि आप इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करोगे, सेकंड फंक्शन का यदि आप इनवर्स निकालोगे तो बेटा इसका इनवर्स भी खुद के इक्वल ही आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। जब हम इसका इनवर्स निकाल लेंगे, मेथड सीखेंगे अगला टॉपिक में, जस्ट अगले टॉपिक में, तो उस केस में हम देखेंगे कि यस, आप भी उस टाइम पे बिलीव करेंगे कि हाँ, फंक्शन ऑफ x का जब इनवर्स निकाला तो ये उसी के इक्वल आ रहा है। अभी आपने मेथड्स को स्टडी नहीं किया है कि हाउ टू इवेलुएट और हाउ टू कैलकुलेट इट्स इनवर्स, लेकिन जब हम मेथड स्टडी करेंगे उस केस में आप देखोगे कि इस फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालोगे तो खुद के ही इक्वल आ जाएगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जब फंक्शन ऑफ x खुद के इनवर्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इनफिनिट सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं। तो बेटा डार्क ग्राफ, ये डार्क ग्राफ इंडिकेट कर रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ को। ये दोनों कर्व्स मिलके बेटा, ये दोनों की दोनों कर्व्स मिलके किसको दिखाती है? दोनों कर्व्स, ये दोनों कर्व मिलके दिखा रही है y इक्वल टू 1/x को, 1/x का ग्राफ को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। और यहां पर ये डार्क लाइन आ गई, डॉटेड लाइन आ गई हमारी, मिरर लाइन y इक्वल टू x। ये किसका काम कर रहा है? हमारे पास में मिरर का काम कर रहा है। लाइन y इक्वल टू x ये जो जा रही है डॉटेड लाइन, ये मिरर का काम कर रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं लाइन y इक्वल टू x के अराउंड बेटा ये भी सिमेट्रिक आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये ग्राफ मिरर इमेज बना रहा है और इधर देखिए ये ग्राफ भी किसकी फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इस केस में ये ग्राफ लाइन y इक्वल टू x के अराउंड मिरर इमेज कर रहा है। और इनफिनिट सॉल्यूशंस की बात करें हम, अब आप सोच रहे होंगे सभी स्टूडेंट कि सर इनफिनिट सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं? तो बेटा जब ग्राफ ही फंक्शन ऑफ x और उसके इनवर्स का ग्राफ ही सेम आ गया, ग्राफ सेम आ गया, क्या मतलब है? दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या कर गए? कोलाइड कर गए ना बेटा। इस केस में तो जब फंक्शन ऑफ x और उसका इनवर्स का ग्राफ दोनों सेम आ गया, दोनों ही रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो बेटा दोनों के ग्राफ एक दूसरे पे कोलाइड कर गए। और जब ग्राफ ही कोलिजन हो गया तो सॉल्यूशंस के तो ऑटोमेटिक ही जाहिर सी बात है इनफिनिट ही आएंगे। क्लियर है ये बात? चलिए इसका ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि हम बेटा इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे तो इसका इनवर्स निकालोगे आप, इसका जब इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो इसका इनवर्स भी सेम ही आएगा। तो उस केस में ये तो हमारे पास आ रहा है मिरर, लाइन y इक्वल टू x किसका काम कर रहा है बेटा? मिरर का काम कर रहा है, मिरर का। और y इक्वल टू -x, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव तो लाइन तिरछी जाएगी। ये लाइन कुछ बेटा इस तरह से बनेगी, डार्क लाइन, डार्क लाइन, ध्यान से देखना। तो ये लाइन किसके आगे? 90 डिग्री पे, y इक्वल टू -x + 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा ये लाइन भी y इक्वल टू x के अराउंड क्या आ रही है? सिमेट्रिक आ रही है। और क्योंकि इसका फंक्शन का और इसके इनवर्स का ग्राफ दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, तो इसके भी क्या आएंगे? इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये था अपने पास में पॉइंट नंबर 6। क्लियर है? चलिए लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 7th। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखना। पॉइंट नंबर 7th वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। दिस इज द लास्ट पॉइंट नाउ। थ्योरी के में बेटा ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। इसके बाद हम सीखेंगे फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 बेटा सिंपल पॉइंट है, आपको सिर्फ सिंपली समझना है कि यदि कोई भी दो फंक्शन है, f फंक्शन एंड g फंक्शन, इफ दे आर बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड इफ सिंपल सी बात ही है कि यदि f और g कोई भी दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन यदि बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए तो इनका जो गोफ आएगा, गोफ कंपोजिशन जो आएगा, गोफ इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहली बात, इनका जो बेटा गोफ आएगा, गोफ भी क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। इन दोनों फंक्शन का यदि कंपोजिशन करके हम गोफ निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। फिर जब यदि गोफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो बेटा इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब तो गोफ का जब हम इनवर्स निकालेंगे, गोफ इनवर्स x को कैलकुलेट करेंगे हम इस तरह से, गोफ का जब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। गोफ का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, f इनवर्स o g इनवर्स अवर x। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चंस के लिए रिमेंबर रखना है कि यदि f फंक्शन और g फंक्शन दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन यदि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका जो कंपोजिशन करने पे गोफ आएगा वो भी क्या आएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा।
और यदि गॉफ का फिर हम फर्दर इनवर्स निकालेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, उल्ट राइट साइड से, एफ इनवर्स और जी इनवर्स। इस बात को रिमेंबर रखना है। इसका हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चाहे में सपोज करो फंक्शन में बेटा इनपुट ए देने पे इमेज आ रही है बी, फंक्शन पे इमेज इनपुट ए देने पे बी आ रही है, और जी फंक्शन, यहां पर जी फंक्शन एफ का इनवर्स नहीं है, एक बात पे रिमेंबर कर लेना सभी बच्चे, यहां पर ये जी फंक्शन जो है अलग फंक्शन है। ये जी फंक्शन अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए उसमें जी फंक्शन को एफ फंक्शन का हम इनवर्स लेके चल रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन यहां पर जी फंक्शन ये दूसरा फंक्शन है, कोई भी ये उसका इनवर्स नहीं है एफ फंक्शन का, ध्यान रखना। तो जी फंक्शन में सपोज करो हमने बी पुट किया कुछ भी, तो आंसर आ रहा है सी। ये कंडीशन ले लो आप कुछ भी, कि फंक्शन में ए इनपुट पुट किया तो बी आ रहा है, और जी में बी पुट किया तो सी आ गया। अब बेटा गॉफ की बात करें तो गॉफ कहां से डिफाइंड होगा, गॉफ किस पे डिफाइंड होगा, फंक्शन की इनपुट पे डिफाइंड होगा। तो गॉफ में ए पुट करने पे आंसर क्या आएगा बेटा, सी आएगा। गॉफ कहां से कहां डिफाइंड होगा, ये सिंपल सी बात है। यदि एफ फंक्शन डिफाइंड है बेटा ए से बी के ऊपर, और जी फंक्शन डिफाइंड है बी से सी के ऊपर, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम स्टडी कर चुके हैं कि एफ फंक्शन यदि ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, जी बी से ऊपर डिफाइंड है, ये दोनों सेट यदि कॉमन हुए या एक सेट उसका सबसेट हुआ, तो इस केस में हमारा गॉफ फंक्शन डिफाइंड होगा ए से सी के ऊपर। ये बात हम ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हैं। तो यहां पर बेटा जो गॉफ का इनवर्स आएगा, गॉफ इनवर्स, ये गॉफ जब उधर जाएगा, गॉफ के लिए इनपुट ए पुट करने पर, गॉफ फंक्शन में इनपुट ए पुट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। गॉफ फंक्शन में इनपुट ए देने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी। तो गॉफ उधर जब जाएगा तो सी की प्रीमेज कितनी आएगी गॉफ के अंडर, ए। तो गॉफ की प्रीमेज बात करें सी की, तो गॉफ के अंडर कितनी आएगी, ए। तो इसको हम लिखेंगे गॉफ इनवर्स, ये उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, सी इक्वल टू ए। तो ये तो हुआ बेटा सिंपल वेरिफिकेशन हमारा, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल वेरिफिकेशन। अब इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन हम करते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स। यहां पर जी किसके लिए डिफाइंड होगा, जी इनवर्स। देखो जी में, जी फंक्शन में इनपुट बी देने पे आंसर सी आ रहा है, तो जी इनवर्स सी की वैल्यू कितनी आएगी, जी इनवर्स सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बी। क्लियर है। तो यहां पर सी पुट कर दो एक्स की जगह, तो सी पुट करोगे तो देखो इसको क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स करली ब्रैकेट जी इनवर्स सी इक्वल टू में एफ इनवर्स। तो बेटा जी इनवर्स सी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी, तो एफ इनवर्स ये बन गया बी। अब फंक्शन में इनपुट ए देने पे बी आ रहा है, तो बी की प्रीमेज कितनी आ गई, एफ के अंडर में ए, तो एफ इनवर्स बी का आंसर किसके इक्वल आ गया, ए। तो हम देख सकते हैं बेटा ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आ गए। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकल के आया कि गॉफ का यदि इनवर्स निकालें तो वो एफ इनवर्स और जी इनवर्स के इक्वल आएगा। तो ये था हमारे पास में प्रूफ की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन समझने के लिए बेटर है। यदि इफ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रूफ देन इट्स बेटर फॉर यू। क्लियर। चलिए, तो ये पॉइंट्स हमारे खत्म हुए इनवर्स फंक्शन के। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कंसेप्ट, मेथड्स टू फाइंड इनवर्स। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इनवर्स के। लिखिए, सबसे पहला टॉपिक अब स्टार्ट होता है हमारा इसमें, मेथड्स टू फाइंड इनवर्स। बेटा इनवर्स जो निकालेंगे हम, दोबारा वही प्रॉब्लम, इनवर्स हम दो टाइप के फंक्शन का निकालेंगे। कौन कौन से टाइप के फंक्शन का, फर्स्ट यूनिफॉर्म फंक्शन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना, और सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। तो अभी हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए। हम किसके लिए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए, सिर्फ यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए। लास्ट में जब टॉपिक हमारा कंप्लीट होने लगेगा तो उस केस में हम फाइनली नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो बेटा यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए इनवर्स निकालने के लिए जो रूल है, वो मैं रूल लिख रहा हूं, ये रूल आप नोट डाउन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो लिखो रूल, टू गेट द इनवर्स, रूल बताने जा रहा हूं। इस रूल को समझ लेना, जो 6 से 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो तो बेटा क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में काम आएंगे कभी भी किसी भी समय, लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। सभी में जहां फंक्शंस का, यूनिफॉर्म फंक्शंस का जहां इनवर्स निकालना है तो आपको सिर्फ यही रूल को स्टडी करना है इनवर्स निकालने के लिए। रूल लिखो, टू गेट द इनवर्स, सिंपली टू गेट द इनवर्स ऑफ
यूनिफॉर्म फंक्शन, सिंपली इंटरचेंज एक्स एंड वाई। सबसे पहला रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को सिंपली इंटरचेंज कर देंगे। इनवर्स निकालने के लिए जहां जहां फंक्शन में एक्स आ रहा है उसको वाई से रिप्लेस कर देंगे, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये हम सबसे फर्स्ट काम करेंगे। और उसके बाद में हम एक्सप्रेस करेंगे, देन एक्सप्रेस फाइनली y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। बेटा ये दो रूल आपको याद रखने खाली। सबसे पहला, कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म फंक्शन का इनवर्स निकालना है, यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, तभी इनवर्स निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y और x को आपस में इंटरचेंज कर देना है। सबसे पहला काम, इंटरचेंज करने के बाद जो भी इक्वेशन बन जाएगी हमें, उसके बाद में y को x से बिल्कुल अलग कर देना है। y का आंसर x के अंदर लेके आना है, और y का आंसर जो x के अंदर आएगा वही y फंक्शन का क्या कहलाएगा बेटा, इनवर्स कहलाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए बेटा कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम, यहां से क्वेश्चन चालू हो गए बेटा इनवर्स के। मैं अप्रोक्सीमेट 7 से 8 क्वेश्चन अब रेगुलर करवाऊंगा, हाफ एन आवर में मैं अब 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा इनवर्स के, और यही क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करने कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ x के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आपको मैं जो 7 से 8 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, यकीन मानो यदि आपने ये 7 से 8 क्वेश्चन इनवर्स के निकालने सीख लिए तो आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो। ये मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। यदि मैं जो भी 7 से 8 क्वेश्चन निकलवा रहा हूं इनवर्स के, यदि आपने ये निकलवा लिए तो आपका इनवर्स का जो 1.3 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। वो तो बहुत लो लेवल पे दे रखी है, और आप बड़े से बड़े मेंस और एडवांस के अंदर हर टाइप के बड़े से बड़े क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन का इजीली निकाल सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में रखना। सीबीएसई के अंदर भी बेटा, सीबीएसई बोर्ड में भी 4 से 6 नंबर में कई बार इनवर्स का क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड में भी 4 से 6 नंबर में कई बार फंक्शन का इनवर्स निकालने का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है, हमारा रूल फर्स्ट ये कहता है कि y को और x को दोनों की अदला बदली कर दो। y को x से बदल दो, x को y से बदल दो। y को x से बदल दो और x को y से बदल दो। जहां जहां x दिख रहा है वहां y लिख दो, जहां y दिख रहा है वहां x लिख दो। चलिए, तो मुझे यहां पर y दिख रहा है तो y की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां पर x लिख दिया। और जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां मैंने y लिख दिया। y प्लस 1 अपॉन में 2y माइनस 3। कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? ये आंसर, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। ये अभी आंसर नहीं आया, इक्वेशन आ गई। तो हमारा रूल फर्स्ट हो गया। रूल फर्स्ट हमें क्या कहता था, जहां जहां x है वहां और जहां जहां y है दोनों को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। कर दिया हमने इंटरचेंज, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है बेटा, ऐसा करने के बाद में अब हमारा टारगेट है सेकंड रूल का। सेकंड रूल पे, सेकंड रूल ये कहता है कि y का आंसर x के अंदर लेके आओ, यानी y को x से जुदा करो। तो y को x से जुदा करने के लिए सेकंड रूल स्टेप के अंदर y को x से जुदा करने के लिए हमने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो आंसर कितना आ गया, 2xy माइनस का x इक्वल टू में y प्लस 1। y को बिल्कुल x से अलग करना है तो y की टर्म्स को एक जगह लिख दो। तो यहां से आंसर आ गया 2xy माइनस का y इक्वल टू x प्लस 1। यहां से बेटा y कॉमन निकल गया, तो y कॉमन आते ही अपना आंसर आया x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। ये आंसर आ गया बेटा y का, x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। और y क्योंकि बिल्कुल पूरा पूरा अलग हो गया है, यहां पर 2y माइनस 3 आ रहा है बेटा, इस बात के ध्यान देना। यहां पर 2y माइनस का 3 आ रहा है, तो 2y माइनस का 3 आ रहा है तो बेटा यहां पर 3x चल रहा है, बस इतना ध्यान रखना। ये उधर जाएगा तो इधर जाके हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1, ऊपर आ रहा है 3x प्लस 1। इस बात पे दिमाग लगाना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बेटा सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने y को x से बिल्कुल अलग कर दिया। तो y क्योंकि x से बिल्कुल अलग हो चुका है तो बेटा ये जो y आया है यही तुम्हारा f इनवर्स x निकल के आया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैं मानता हूं इनवर्स निकालना बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है, सबसे पहले x को y से इंटरचेंज करना है। करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट होगा कि अब y को x से बिल्कुल अलग करना है, कुछ भी करना पड़े चाहे। तो y को जैसे ही हम x में लेके आ जाएंगे, हम देख सकते हैं यहां पर जो y आ रहा है वो फंक्शन ऑफ x आ रहा है, क्लियरली देख सकते हैं y जो आ रहा है वो फंक्शन ऑफ x आ रहा है। यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इनवर्स कहलाएगा। तो हमारा सबसे पहले
एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस फटाफट। अब हम सिर्फ इनवर्स फंक्शन के बड़े बड़े मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। ये था सबसे छोटा क्वेश्चन, एज पर एनसीईआरटी बोल सकता हूं। ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया है एज पर एनसीईआरटी समझ लो कि एनसीईआरटी बेसिस पे दिया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या करना है बेटा, सभी क्वेश्चन में मैं बार बार लिखूंगा नहीं, दिमाग में रखना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं चीज को। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस में आपको एक काम करना है, वो काम है फंक्शन का इनवर्स निकालना है। हाँ ये जरूर है, जो मैं फंक्शन दूंगा बोर्ड पे उनका लेवल बढ़ता जाएगा। अब लेवल हाई होता जाएगा फंक्शन का धीरे धीरे। पहले सिंपल फंक्शन था, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थोड़ा सा हाई लेवल पे आता जाएगा इस तरह से। तो बेटा रूल फर्स्ट क्या कहता है, x को y से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर x आ रहा है, इसकी जगह y आ जाएगा, यहां पर y है, x आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 की पावर y अपॉन में y माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन। अब सेकंड रूल लगाने का समय आ गया। रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है कि y का आंसर x के अंदर लेके आओ, y एज अ फंक्शन ऑफ x लेके आओ। इसका मतलब y को तो नीचे लाना पड़ेगा। y को नीचे लाने का बेटा एक ही तरीका है, y का जो फंक्शन है वो क्योंकि 2 की पावर में आ रहा है और इसको नीचे लेके आना है, तो एक ही तरीका है, लॉग ले लो, दोनों साइड लॉगरिथम ले लो विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। टेक लॉग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेस 2, विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। दोनों साइड लॉग ले लो बेटा विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई log 2x इज इक्वल टू y अपॉन में y माइनस 1 यहां पर आ जाएगा, नीचे log 2 बन जाएगा बेटा 1, ये हमारा आ जाएगा 1। जैसे ही log लोगे तो log की प्रॉपर्टी से ये नंबर बेटा आगे आ जाएगा। तो आपका आंसर आया log 2x इज इक्वल टू y अपॉन में y माइनस 1। तो बेटा रूल सेकंड के अकॉर्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं, अब रूल सेकंड के अकॉर्डिंग हम y को x से बिल्कुल अलग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने लॉग ले लिया, लॉग लेने से बेटा ये y का जो पावर थी वो आगे आ चुकी है। अब मेरा टारगेट सिंपल सा टारगेट है कि y को मैं x से बिल्कुल अलग कर दूंगा, यानी y का आंसर मैं x के अंदर लाऊंगा। जो मेरा y का आंसर x के अंदर निकल के आएगा वही तो हमारा इनवर्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y को x के अंदर लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर आया y इंटू लॉग 2x माइनस का log 2x इक्वल टू y। अब यार जब y को x से अलग करना है तो y की टर्म एक जगह लेके आ जाओ ना, तो y को कॉमन निकाल लो, कितना बचा log 2x माइनस का 1, ये y इधर आके माइनस में हो गया और इधर कितना आ गया log 2x। तो बेटा यहां से y का आंसर बता दो सभी बच्चे, क्या निकल के आ रहा है, y का आंसर निकल के आ रहा है log 2x अपॉन में log 2x माइनस 1। देख सकते हैं आप, ये नीचे चला जाएगा और y का आंसर बेटा क्योंकि x के अंदर आ चुका है, y पूरा आप देखो आंख खोल के x से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहां से फंक्शन ऑफ x का आंसर, इनवर्स का आंसर किसके इक्वल आ गया, log 2x अपॉन में log 2x माइनस 1। यही हमारा फंक्शन का क्या निकल के आया है आंसर। यही क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में आता है आपका 4 से 6 नंबर में। कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी पूछा जाता है 4 से 6 नंबर में। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना सभी बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन हमने किया, लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। फंक्शन के इनवर्स के हमें काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यूनिफॉर्म फंक्शन के। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ln दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट करना है इनवर्स। बस एक लाइन लिखी आएगी पेपर में, फाइंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब समझ ही गए, ये फाइंड करना है, f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करो, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, x को y से बिल्कुल अलग कर दो, बच्चों वाली बात है। y की जगह आ गया x, ln x की जगह आ गया y प्लस अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई है पहली बात। सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि x को y से कैसे इंटरचेंज करना है, रूल के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। इनवर्स निकालने के लिए बस 2 ही रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल x को y से रिप्लेस कर दो, कर दिया। चलिए
अब प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, प्रॉब्लम ये आ गई अब हमारे पास में, जब फंक्शन छोटे फंक्शन होते हैं, सेपरेट फंक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y को x में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब यहां पर देखो समस्या आ गई, यहां पर y यहां पर आ रहा है, रूट में y आ रहा है, तो y को x के बिल्कुल सेपरेट करना थोड़ा टिपिकल टास्क है, एकदम आसान नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जो ln लिखा हुआ है, ln को हम लिख सकते हैं log विद रिस्पेक्ट टू बेस e, ये तुम जानते हो। ln का मतलब होता है लॉगरिथम विद रिस्पेक्ट टू बेस e। तो बेटा सबसे पहले तो ये log हटेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये इधर जाके बन जाएगा e की पावर x इजिकल टू y प्लस अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? सबसे पहले तो log रिमूव होगा, जैसे ही log रिमूव होगा तो इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम। अब सारे बड़े बच्चों छोटे बच्चों इधर देखो बोर्ड पे, एक छोटी सी बात, अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू क्या 1 आता है क्या? देखो यहां पर y ले लो 1 की जगह, यहां पर y ले लो। सभी स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को देखें कृपा करके बोर्ड पे, अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y को यदि प्लस की जगह माइनस साइन से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बेटा इसका आंसर 1 आता है? 100% 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे आइडेंटिटी आएगी y स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर से रूट रिमूव माइनस बी का स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर घटा बेटा 1 आ रहा है। तो बेटा यहां पर इस आइडेंटिटी का कंसेप्ट हम काम में लेंगे, याद रखना सभी बच्चे। यदि आप इस आइडेंटिटी का कंसेप्ट काम में लोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपका y x से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, यानी y का आंसर हम x के अंदर निकाल पाएंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल पाएंगे। तो इसके लिए बेटा आपको छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने राइट साइड में बताया है, बस ये कंसेप्ट को रिमेंबर रख लेना। यदि आप इस कंसेप्ट को रिमेंबर रख सकते हैं तो आपका 2 to 3 5 to सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा, इसको नाम दे दो सारे बच्चे फर्स्ट इक्वेशन दे दो सभी बच्चे नाम। अब देखो यहां से अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 1 अपॉन में अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह क्या लिखता हूं मैं? 1 अपॉन में अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y लिख सकता हूं, इक्वल टू में क्या चल रहा है? e की पावर x चल रहा है। इसका बेटा रेसिप्रोकल कर दो, ये जो आ रहा है हमारे पास में, यहां से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं 1 अपॉन में अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। तो बेटा ये अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस x, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y। इसको नाम दे दो सभी बच्चे सेकंड इक्वेशन। अब तुम समझो प्यारे बच्चों, तुम अब एक छोटी सी बात को समझो कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेटा हमें y का आंसर जो लेके आना है फंक्शन ऑफ x के अंदर लेके आना है, यानी y को x का फंक्शन बनाना है हमें, ठीक है। अब देखो सभी बच्चे, हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तुम लोग क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, अच्छे बच्चे हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में से जैसे ही तुम सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो बेटा ये रूट वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी और y माइनस वाई मिलके क्या बन जाएगा? 2y बन जाएगा, 2y। और इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो सारे बच्चे देखो आंख खोल के, y का आंसर क्या आ गया? y इजिकल टू f इनवर्स x इजिकल टू आंसर आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। कितने प्यार से देखा हमने, जैसे ही हमने उस आइडेंटिटी के कंसेप्ट को यूज किया, राइट, उधर वाली आइडेंटिटी के कंसेप्ट को, ये वाले कंसेप्ट को, तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो कि क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा था मेंस एडवांस के लेवल का, वो क्वेश्चन एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। बेटा इस आइडेंटिटी कंसेप्ट को हमें इसलिए यूज करना पड़ा ताकि y x से बिल्कुल अलग हो सके। अब देखो यहां पर y x का फंक्शन आ गया, y x के अंदर एक्सप्रेस हो गया, बिल्कुल y x से बिल्कुल अलग हो गया। तो हमारा जो y जैसी रूल सेकंड के अकॉर्डिंग जैसे ही y x से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, वो जो निकल के आएगा वही क्या निकल के आएगा? हमारा फंक्शन का इनवर्स निकल के आएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसी तरह से बेटा इससे बड़े क्वेश्चंस नहीं आ सकते,
मेंस एडवांस की भी बात करें तो मेंस एडवांस में फंक्शन का जो इनवर्स निकालने के लिए दे रखे अपने मोशन के मॉड्यूल्स में, यदि हम देखें तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन दे रखे फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। और एनसीईआरटी वगैरह की बात करें तो इससे भी लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी और एनडीए में, यदि इनवर्स का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहां पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा 2 की पावर x इंटू में x माइनस 1। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि कैमरे में आ जाए आपका, x इंटू x माइनस 1। फंक्शन की डोमेन दे रखी है 1 से इंफिनिटी, फंक्शन डिफाइंड है बेटा 1 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज दे रखी है 1 से इंफिनिटी, यानी कोडोमेन। ये सेकंड वाला सेट होता है कोडोमेन। तो फंक्शन डिफाइंड है 1 से इंफिनिटी ये डोमेन, और इसकी कोडोमेन यानी जो रेंज आएगी वो भी इसी में से आएगी 1 से इंफिनिटी के अंदर। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है एक फंक्शन है, अच्छा फंक्शन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, इसकी सॉरी रेंज नहीं, इसका इनवर्स निकालना है। तो बेटा इसका इनवर्स निकालना बड़ा सिंपल टास्क है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना बड़ा सिंपल टास्क है। फंक्शन डिफाइंड है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसी में इसकी रेंज आएगी, ये हमें पता है। तो रूल फर्स्ट लगाते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट, फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या है, x को y से इंटरचेंज कर दो। तो कर देते हैं, यहां पर y है, y की जगह आ गया x, यहां पर क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y कर दो। तो आ गया 2 की पावर y इंटू y माइनस 1। चलिए बच्चों वाला काम है ये तो बेटा ये तो हमारे पास में बच्चों वाला काम हम समझ सकते हैं। आगे अब सभी बच्चे ये सोचो कि रूल फर्स्ट तो हमारा अप्लाई हो चुका है, अब हमें रूल सेकंड लगाने का हमारे पास समय आ गया है। तो रूल सेकंड को लगाने के लिए हमें y को x से अलग करना पड़ेगा। रूल सेकंड एक अच्छा रूल है, रूल सेकंड को अप्लाई करने के लिए हमें y को x से बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा रूल सेकंड को अप्लाई करने का समय आ गया। रूल सेकंड ये कहता है हमारे पास कि y को x से बिल्कुल सेपरेट कर दो। अब यार सेपरेट करने के लिए y जो आ रहा है वो 2 की पावर में आ रहा है, आप देख सकते हैं y जो चल रहा है बेटा सारा का सारा वो 2 की पावर में चल रहा है। तो y को पहले नीचे तो लाना पड़ेगा, तो नीचे लाने के लिए क्या करें, वही लॉगरिथम ले लो दोनों साइड, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 के रेस्पेक्ट में दोनों साइड लॉग ले लो। तो लेफ्ट साइड में आ गया आपके पास में log 2x इज इक्वल टू, जैसे ही यहां पर log लोगे तो बेटा पावर आगे आ जाएगी एज पर डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। यहां पर आ गया y इंटू y माइनस 1, और यहां पर बन जाएगा log 2 ये बन गया बेटा 1। यदि लॉगरिथम में आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है, आपको पता है। तो यहां से इक्वेशन आ गई log 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y। तो बेटा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, y स्क्वायर माइनस y, ये इधर चला जाएगा, माइनस का log 2x इक्वल टू 0। तो हमारे पास में हम देख सकते हैं सभी बच्चे, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है y के अंदर। यहां से y के आंसर निकालो सभी बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y के जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में आंसर आ रहा है हमारे पास में 1 प्लस 4 log 2x, 1 प्लस 4 log 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, क्लियरली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास में y में। जैसे ही बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था 10th क्लास में, तो जैसे ही आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे y की हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं मानता हूं। अब देखिए यहां पर y के बेटा 2 पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, इधर देखना बोर्ड पे, y के 2 पॉसिबल आंसर निकल के आ रहे हैं, ध्यान से देखना। एक आंसर आ रहा है हमारे पास में 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 log 2x डिवाइडेड बाई 2, और एक आंसर आ रहा है हमारे पास में 1 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 log 2x डिवाइडेड बाई 2। तो y के बेटा हमारे पास में अब 2 आंसर आ रहे हैं, एक पॉसिबल आंसर हो सकता है प्लस में, यहां पर एक पॉसिबल आंसर हो सकता है माइनस में। तो इनवर्स हमेशा किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है, याद रखना। एक फंक्शन के दो इनवर्स नहीं निकल सकते यूनिफॉर्म फंक्शन के। यदि फंक्शन यूनिफॉर्म है तो और बाइजेक्टिव है तो उसका एक ही इनवर्स निकल सकता है, फंक्शन यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि ये 2-3 आंसर आ जाएंगे, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। तो हमें एक केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात को समझना, हम जानते हैं बेटा यहां पर जो y निकल के आएगा वो कौन निकल के आएगा, f इनवर्स x निकल के आएगा। ये सभी बच्चों को पता है कि यहां पर y जो निकल के आएगा वो f इनवर्स x है, यानी ये y हमारा फंक्शन का क्या है, इनवर्स है।
तो बेटा एक चीज समझो, जब y फंक्शन का इनवर्स है तो इसकी जो रेंज है बेटा, इसकी जो रेंज है वो किसका काम करेगी? डोमेन का काम करेगी, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है वो किसका काम करेगी? रेंज का काम करेगी, सही बात है ना। तो बेटा इसकी जो डोमेन है, डोमेन 1 से इन्फिनिटी, वही सारे आंसर y के आने चाहिए, 1 से इन्फिनिटी। रेंज के जो भी आंसर आएंगे, रेंज के y के जो आंसर आएंगे वो 1 से इन्फिनिटी आएंगे, क्योंकि इसकी जो डोमेन है बेटा, इसके लिए इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगी। तो देखो इधर सारे बच्चे देखना, नेगेटिव वाला केस हम बेटा रिजेक्ट कर देंगे। यहां पर क्यों कर देंगे, ध्यान से समझना। जब इसकी रेंज जो है वो इसके लिए किसका काम कर रही है? डोमेन का काम कर रही है। इसकी रेंज का मतलब ये x की वैल्यू बन गई यहां पर इनवर्स फंक्शन के लिए। तो बेटा x की वैल्यू जब तुम 1 पुट करोगे तब तो आंसर तुम्हारा 1 पुट करने पे 0 बन जाएगा। तो 1 में से 1 जाके 0 आ गया, 1 में से 1 जाके 0 आ रहा है। x की वैल्यू यदि तुम 1 पुट करोगे यहां से तो log 1 की वैल्यू 0 और 1 - 1 0 आ गया। और y का जो आंसर आ रहा है, y का जो आंसर आ रहा है 0, वो नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर जो y की रेंज चल रही है वो चल रही है 1 से इन्फिनिटी। तो 0 आ नहीं सकता रेंज के अंदर, तो 0 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब बेटा सीधा सीधा ये केस यहां से रिजेक्ट कर दो। एक भी पॉसिबिलिटी यदि इसकी रेंज में नहीं आ रही तो वो सीधा सीधा केस रिजेक्ट कर दो। यहां पर देखो, यदि तुम 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 1 + 1 2/2 यानी y का सबसे पहला आंसर क्या मिला? 1 मिला, वो आ रहा है आराम से रेंज में। तो इसलिए बेटा इस केस को रिजेक्ट कर दो। तो फाइनली हमारे पास में f इनवर्स x का जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1 + अंडर रूट में 1 + 4 log 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में इनवर्स का आंसर आ गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेंस एंड एडवांस, जो आपको सीखना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी पेपर में, जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो दो पॉसिबल आंसर निकल के आएंगे कि हम रिजेक्ट किसको करें। तो बेटा रिजेक्ट उसी को करना है जिसकी जो जब उसकी रेंज निकालने की कोशिश करोगे तो रेंज यदि ऑप्शन में ही नहीं आ रही गिवन के अंदर ऑप्शन में, तो उसके आंसर को आप रिजेक्ट कर देना। तो बेटा हमें रिजेक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, इनवर्स की डोमेन और रेंज का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है कि फंक्शन के लिए जो डोमेन थी वो यहां पर रेंज का काम करेगी और जो रेंज थी वो यहां पर डोमेन का काम करेगी, डोमेन का काम इनवर्स फंक्शन के लिए। तो उस कंसेप्ट को आप यूज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पूरे लेक्चर में मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगा बेटा इनवर्स के ही क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो टॉपिक का नाम ही इनवर्स फंक्शन है, तो हम इनवर्स फंक्शन का ही लेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं y = f of x is equal to e की पावर 2x minus 2e की पावर x, ये हमारी प्रॉब्लम है, प्लस में 4। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, सीधा सीधा है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स हाँ इतना है कि फंक्शन डिफाइंड दे रखा है बेटा 0 से इन्फिनिटी और इसकी रेंज बता रखी है 3 से इन्फिनिटी। फंक्शन की डोमेन बता रखी है 0 से इन्फिनिटी और रेंज दे रखी है बेटा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन की डोमेन याद रखना, फंक्शन की जो डोमेन है वो जब इनवर्स निकल के आएगा उसके लिए किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। यानी ये बेटा f इनवर्स x की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, रेंज ध्यान रखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। e की पावर x का बेटा होल स्क्वायर माइनस 2e की पावर x प्लस में 4, ये बाई इधर आके माइनस में हो गया, इक्वल टू 0। बेटा क्या आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि ये e की पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x में ये इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो e की पावर x को t मान के, e की पावर x को t मान के सीधे दरियाचर्या फॉर्मूला लगा के आप यहां पर e की पावर x की वैल्यू निकाल लो। e की पावर x की क्या निकाल लो, वैल्यू सभी बच्चे निकालेंगे यहां पर e की पावर x की। तो सबसे पहले एक बात को समझना, वैल्यू भी चलो बाद में निकाल लेना, सबसे पहले हम रूल लगा लेते हैं। यहां पर एक स्टेप में हम रूल अप्लाई कर देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। रूल फर्स्ट अप्लाई करो सभी बच्चे, डायरेक्टली सॉल्व मत करने लग जाना, कहने का मतलब हम रूल से चले तो ज्यादा बेटर है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। हम रूल से ही चल रहे हैं, तो x और y को इंटरचेंज कर दो। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 2e की पावर y प्लस 4। बच्चे वाला काम है। तो चलिए आगे चलते हैं।
x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा e की पावर y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 बचा गया। देखते हैं, इसको खोलो बेटा, इसको ओपन करो। e की पावर y का होल स्क्वायर e की पावर 2y प्लस में b का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 और माइनस 2 e की पावर y। सही है बेटा, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है y के अंदर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं रूल नंबर सेकंड। तो बेटा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है हमें? रूल नंबर सेकंड कहता है कि y को x से बिल्कुल अलग करो, y का आंसर x के अंदर लेके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बचा हमारे पास में e की पावर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, ये 3 इधर आगे माइनस में हो गया। स्क्वायर हटेगा बेटा यहां से, जैसे ही स्क्वायर रिमूव होगा राइट साइड में लगेगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ, ये हम स्टडी करते आ रहे हैं आज तक। e की पावर y का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट में x माइनस 3। अब क्योंकि बेटा हमें y को x से बिल्कुल सेपरेट करना था तो y x से सेपरेट हो गया, लेकिन अभी भी बेटा y e की पावर के अंदर आ रहा है तो y को नीचे लाना पड़ेगा। तो दोनों साइड अब लोगेरिथम ले लो विद रिस्पेक्ट टू बेस e, तो यहां पर y आ जाएगा और इधर log आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बेस e, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में x माइनस 3। दोबारा बेटा दो सिचुएशन आ गई, अब एक सिचुएशन आ गई प्लस की और एक सिचुएशन आ गई माइनस की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी जो रेंज है बेटा, फंक्शन की जो रेंज है, बार बार कह रहा हूं, फंक्शन की जो रेंज है वो इसके लिए किसका काम करेगी? डोमेन का। क्योंकि बेटा यहां पर y किसका काम कर रहा है? इनवर्स फंक्शन का काम कर रहा है। y किसका काम कर रहा है? इनवर्स फंक्शन का। तो फंक्शन की जो रेंज निकल के आ रही है 3 से इन्फिनिटी, ये किसका काम करेगी? यहां पर डोमेन का काम करेगी। तो सोचो अब थोड़ा सा केस, यदि तुम यहां पर माइनस का साइन लोगे तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करोगे, x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करोगे, सपोज करो 7 पुट कर दी तुमने, 3 से बड़ी डोमेन में यहां पर 7 पुट कर दी, तो 7 पुट कर दी तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 4 का अंडर रूट करोगे तो आंसर आएगा 2 और 1 में से 2 जाएगा तो -1। तो आपने क्या देखा बेटा कि फंक्शन की जो रेंज है, ये रेंज यहां पर किसका काम करेगी? डोमेन का काम करेगी, डोमेन का। तो x की वैल्यू जब इस इंटरवल में से पुट कर रहा हूं तो log का जो अंदर का इनपुट आ रहा है, लॉग का जो अंदर का इनपुट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कब आ रहा है नेगेटिव? जब मैं माइनस का साइन लेके चल रहा हूं। तो बेटा इसीलिए माइनस का केस रिजेक्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा इनवर्स का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा y इज इक्वल टू log e 1 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इनवर्स का। तो बेटा रिजेक्ट करना बड़ा आसान है, सिर्फ आपको इतना रिमेंबर रखना है केस कि फंक्शन की जो रेंज है वो यहां पर इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम कर रही है। मतलब x की वैल्यू जो पुट होगी वो इसमें से पुट होगी, रेंज में से। तो आप पुट करके देखो, लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रहा है जब हम माइनस साइन लेके चल रहे हैं। तो सिंपल सा रीजन है रिजेक्ट करने का, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इनवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस। तो आपको बेटा मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, मैंने मेंस और एडवांस लेवल के मैंने आपके सामने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चंस अब आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू लाइटनिंग तो नहीं आ रही है ज्यादा, चलिए ठीक है चल जाएगा। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x बाई 2। फंक्शन डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी से लेकर 1 से इन्फिनिटी। ये फंक्शन की डोमेन है, वो हमें कोडोमेन दे रखी है, यहां से यहां पर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है? चलिए इनवर्स निकालना है, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है अपना यूनिफॉर्म फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। ये लास्ट प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। और इतनी प्रॉब्लम्स यदि आपने ध्यान से अंडरस्टैंड किए तो आई कैन से बाय कॉन्फिडेंस आप इजीली मॉड्यूल्स की हर प्रॉब्लम लगा सकते हो इनवर्स टॉपिक से रिलेटेड। और जितने भी थ्योरी में मैंने 7 से 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनकी पीडीएफ फाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी टीचमेंट ऐप के ऊपर। तो आपको थ्योरी को एक बार रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को आप इजीली डिस्कस मतलब सॉल्व करना अच्छे से। तो ये मैं गारंटी देता हूं बेटा एनसीईआरटी एज वेल एज मॉड्यूल्स की आपकी सारी प्रॉब्लम्स लग जाएगी 12th क्लास से रिलेटेड, ठीक है? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा? x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो कर देते हैं इंटरचेंज, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे चलते हैं।
इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर y माइनस 1 अपॉन में e की पावर y डिवाइडेड बाई 2। e की पावर माइनस y को हम रेसिप्रोकल में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में e की पावर y। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, फिर नहीं है प्रॉब्लम तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बेटा ये e की पावर y को सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, तो आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, x इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन में 2e की पावर y। क्या देखा हमने कि e की पावर y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। सॉल्व करो थोड़ा सा इसको पहले एक बार, e की पावर 2y माइनस 1, ये बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू में 2x e की पावर y। ठीक है, 2x e की पावर y। इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर y का होल स्क्वायर, ये बेटा इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्सपोनेंशियल e की पावर y के अंदर। हम क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बेटा e की पावर y के अंदर। तो अब हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, हमें रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है, रूल नंबर सेकंड अप्लाई करने जा रहे हैं। रूल नंबर सेकंड बेटा हमें सिंपली एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि y को x से बिल्कुल अलग कर दो। तो क्योंकि बेटा ये e की पावर y में यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो कॉमन सेंस है हम श्रीधर मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पर आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को कि हम यहां पर श्रीधर मेथड यूज करेंगे। तो e की पावर y के अंदर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम e की पावर y का आंसर x में लेके आएंगे, किससे, श्रीधर फॉर्मूले से। तो हम e की पावर y का जैसे ही हम e की पावर y को, यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो e की पावर y को t के अंदर रिप्लेस करके क्वाड्रेटिक बना लेना यदि जरूरत पड़े तो, वैसे मुझे जरूरत नहीं है। तो e की पावर y का आंसर आएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट में डिवाइडेड बाय, हमारे पास आप सोल्व कर लेना खुद, 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा x प्लस में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस दोनों केस ले रखे। तो बेटा हमारे पास में e की पावर y का जो आंसर आ गया, e की पावर y का आंसर निकल के आ रहा है x प्लस माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर कब आया मैंने बता दिया है, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसमें, e की पावर y के अंदर। तो e की पावर y को t मान के आप श्रीधर फॉर्मूला लगा दो, तो e की पावर y का ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैंसिल करेंगे 2 कॉमन निकाल के तो ये आ जाएगा। एक प्रॉब्लम आ गई छोटी सी, प्रॉब्लम ये है कि y अभी भी बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, y e की पावर में चल रहा है, तो y को नीचे लाना पड़ेगा। सेम कंडीशन, दोनों साइड हम लॉगरिथम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस e। तो जैसे ही बेटा लॉग लोगे तो इधर तो log e 1 बन जाएगा, तो y नीचे आ जाएगा, इधर आएगा log विद रिस्पेक्ट टू बेस e x प्लस माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आ गया बेटा अपने पास में। अब दो सिचुएशन आ गई, वही बात दोबारा, सेम बात मैं रिपीट करने जा रहा हूं दोबारा, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं पोर्शन को, सेम बात मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि y के यहां पर दो पॉसिबल आंसर आ गए, अब एक प्लस का एक माइनस का। तो ऐसे केसेस में आप इसका यूज ले सकते हो, रेंज का और डोमेन का जो अभी हमने स्टडी किया था, कोई भी आप यूज ले सकते हो बेटा डोमेन और रेंज का। चलिए हम एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इस बार हम एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट पे। इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की ये जो रेंज है बेटा, रेंज इसके लिए किसका काम करेगी, डोमेन का काम करेगी ना, इतना तो श्योर है। तो बेटा इसकी जो रेंज है वही कहां पुट करूंगा मैं, यहां पर x की जगह वही तो पुट करूंगा, x इक्वल टू 1 ही तो पुट करूंगा यहां पर मैं। चलिए तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इस फंक्शन से देखो सभी बच्चे, जो आपका फंक्शन गिवन है ये रहा, इस फंक्शन से देखो, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y का आंसर क्या निकल के आ रहा है, e माइनस प्लस e की पावर माइनस 1/2, ये आंसर निकल के आ रहा है। जब इसकी डोमेन में से मैंने x इक्वल टू 1 यहां पर पुट किया तो y का ये आंसर निकल के आ रहा है। सही बात है इतनी बात। चलिए तो बेटा ये जो y का आंसर निकल के आएगा, y का जो भी आंसर निकल के आएगा, ये आंसर इसके लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। इसका मतलब इसके लिए x इक्वल टू 1 पुट करने पे y का हमारे पास में कोई भी पॉसिबल आंसर निकल के आ रहा है, सपोज कर लेते हैं। तो जब हम इनवर्स डिफाइंड कर रहे हैं तो y जो कि को डोमेन के अंदर आ रहा है, वो इसके लिए किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। सिंपल सी बात है। तो y की जो वैल्यू है वो यहां पर किसका काम करेगी बेटा, x का काम करेगी। सिंपल सी बात है ना। तो देखो यहां पर, अब यहां पर देखना बेटा, अब दो केस है तुम्हारे पास में। एक केस आ रहा है ln x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा केस आ रहा है ln x माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1।
दिमाग से सुनना, बात को ध्यान से सुनना और दिमाग से सोचना। यहां पर y की वैल्यू जो कि रेंज के अंदर आ रही है, वो वैल्यू इनवर्स के लिए किसका काम करेगी? डोमेन का काम करेगी, यानी x की वैल्यू का काम करेगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर x की वैल्यू दोनों में क्या पुट करूंगा? ये वैल्यू पुट करूंगा x की। तो x की वैल्यू इसमें पुट की मैंने e प्लस ई की पावर -1/2, और इसमें भी बेटा x की जगह पुट करूंगा e प्लस ई की पावर -1/2। तो बेटा x की वैल्यू यहां पर पुट करने पर, सॉल्व करने पे जो प्री इमेज निकल के आएगी, प्री इमेज वो क्या आनी चाहिए? वो तो 1 ही आनी चाहिए ना। मतलब उस टाइम पे y का आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो बेटा इस केस में जब x की जगह आप यहां पर पुट करोगे और सोल्व करोगे, तो सोल्व करने पे y का आंसर निकल के आएगा 1, और इस केस में y का आंसर निकल के आएगा -1। आप घर पे सोल्व करके देख लेना पुट करके, क्योंकि मेरे को आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली मैंने चेक कर लिया, आप एक बार अप्लाई करके देख लेना। तो x की वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे तो ये बनेगा बेटा ln e। इसका पूरे को सोल्व करने पे आंसर आएगा e। अंदर ये जो आर्गुमेंट है x की वैल्यू पुट करने पे बन जाएगा e। तो ln e का आंसर क्या होता है? 1। यहां पर आंसर आएगा x की वैल्यू पुट करने पे ln e की पावर -1, ln e की पावर -1, तो उसका आंसर आ जाएगा -1। तो बेटा y का आंसर 1 आना चाहिए, तो इसलिए केस रिजेक्ट हो गया, माइनस का केस रिजेक्टेड। तो हमारा फाइनली इनवर्स क्या निकल के आया? f इनवर्स x इजिकल टू y इजिकल टू प्लस वाला केस एक्सेप्ट हो जाएगा, ln x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन का। नोट डाउन कर ले सभी स्टूडेंट्स ना, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर ले इस कंसेप्ट को। एक लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर ही लेता हूं ताकि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और क्योंकि इनवर्स टॉपिक मेरे को कंप्लीट ही करना है, तो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का भी इनवर्स निकालना डिस्कस कर ही लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है सिर्फ एक, और एक ही प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। 3 तो स्टेप लगानी है हमें नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, 3 तो स्टेप लगानी है, और एक ही क्वेश्चन करेंगे, छोटा क्वेश्चन है। विद इन 5 to 10 मिनट में इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर देता हूं। चलिए, तो मैं मानता हूं सभी बच्चों को बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा काफी डिटेल में। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए मेंस और एडवांस से रिलेटेड। यदि आप ये सारी प्रॉब्लम्स मेंस और एडवांस से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की इनवर्स की, आप इजीली समझ पा रहे हो, इनकी प्रैक्टिस कर पा रहे हो और लगा पा रहे हो, तो यकीन मानो आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, अगला लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है सिर्फ ये भी। तो सबसे पहली बात जो नए बच्चे हैं जो भी लाइव क्लासेस लेते हैं या ले रहे हैं आगे भी, तो उनके लिए मैं बता देता हूं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूनिफॉर्मली फंक्शन तो वो फंक्शन होता है जो अपनी पूरी डोमेन में अकेला डिफाइंड चले। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन ये होता है जो x की अलग अलग वैल्यू पे जब y की अलग अलग वैल्यू चले, वो फंक्शंस को बेटा हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए सपोज किया sin x आ रहा है, ऐसे फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कहते हैं। जब कोई भी फंक्शन अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग डेफिनेशन देता है फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शंस को हम नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। x की पॉजिटिव वैल्यू पे फंक्शन भाई साहब ये चल रहा है, x की नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है। तो जब अलग अलग डोमेन में फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन आने लगे, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप है जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, और यही प्रॉब्लम हम लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है हमें गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, प्रॉब्लम हमें गिवन है फंक्शन की 3 डेफिनेशन आ रही है अलग अलग। पहली आ रही है x, दूसरी आ रही है एक्स स्क्वायर, तीसरी आ रही है 8 टाइम्स रूट x, और x की अलग अलग डोमेन दे रखी है, x लेस देन 1, दूसरी डोमेन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4, और तीसरी डोमेन दे रखी है x ग्रेटर देन 4। ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा। ये फंक्शन आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आप क्लियरली सभी बच्चे देख सकते हैं। क्यों है? क्योंकि x की अलग अलग डोमेन के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग आ रही है, तो कॉमन सेंस से ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए 3 रूल है बेटा, 3 रूल है। तो रूल नंबर फर्स्ट हम लिख लेते हैं,
सबसे पहले इधर रूल नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, यहां पर वो रूल नहीं चलेंगे बेटा जो यूनिफॉर्म फंक्शन के लिए हमने रूल्स अप्लाई किए थे, दो रूल, वो नॉन यूनिफॉर्म में नहीं चलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग से रूल बनाए गए, तो वो रूल आपको समझना है। रूल नंबर फर्स्ट, फॉर ईच इंटरवल ऑफ एक्स, रूल नंबर फर्स्ट लिख लेना सभी बच्चे, फॉर ईच इंटरवल ऑफ एक्स फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के लिए तीन रूल होंगे, तीनों रूल मैं आपको करके दिखाऊंगा। रूल नंबर सेकंड बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पहला रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमें कि जो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है, फॉर ईच इंटरवल ऑफ एक्स फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, इसमें वाई की भी साथ साथ रेंज ढूंढ लो। तो चलिए ढूंढ लेते हैं, रेंज यहीं पे ढूंढ लेते हैं बेटा। आगे देखो इधर ध्यान से, यहां पर रेंज ढूंढते हैं आगे साथ साथ। देखो एक्स की पहले केस में वाई बिल्कुल किसके इक्वल चल रहा है, एक्स के इक्वल चल रहा है। फर्स्ट केस में वाई बिल्कुल एक्स के इक्वल चल रहा है। एक्स की वैल्यू लेस देन 1 चल रही है, तो कॉमन सेंस है जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी चल रही है तो वाई की वैल्यू भी क्या छोटी चलेगी, 1 से छोटी चलेगी, क्योंकि वाई बिल्कुल एक्स के इक्वल चल रहा है। आगे चले, दूसरे केस में वाई किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, इनपुट, ये इसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा अपने आप वाई। तो एक्स की वैल्यू 1 से 4 चल रही है, तो वाई किसके स्क्वायर, वाई किसके इक्वल चल रहा है, उसके स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। तो जब 1 डालोगे तो एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 डालने पे वाई का मिनिमम आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और एक्स की जब मैक्सिमम वैल्यू यहां पर डालोगे 4, तो वाई का मैक्सिमम आंसर कितना आएगा, 16। तो वाई की रेंज आ गई 1 से 16। यानी जब फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, तो सबसे पहली स्टेप क्या कहती है, एक्स की जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यू पे वाई की आगे रेंज फाइंड कर लो। चलिए तीसरी बताना तुम लोग, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 जा रही है, x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो बेटा जब 4 से बड़ी वैल्यू जा रही है तो रूट x का आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन 2 आ गया। कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी जाएगी तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो रूट x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 रूट x का आंसर क्या आ जाएगा, 16 से बड़ा। यानी y की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, थर्ड केस में y की वैल्यू 16 से बड़ी आएगी। ये हमारे पास में थर्ड केस की क्या निकल के आ गई बेटा, रेंज निकल के आ गई। तो चलिए ये हो गया अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, जो जो पॉसिबल वैल्यू चल रही है बेटा एक्स की, उनके करस्पॉन्डिंग वाई की क्या फाइंड कर लो, इधर राइट साइड में रेंज फाइंड कर लो। अब लिखो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखो रब द इंटरवल ऑफ एक्स, रब द इंटरवल ऑफ एक्स एंड इंटरचेंज एक्स एंड वाई। पॉइंट नंबर सेकंड अब ये कहता है रेंज फाइंड करने के बाद में ये जो x का इंटरवल दे रखा है, ये जो x का इंटरवल दे रखा है, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो। कर दिया, सपोज करो मैंने रब कर दिया। अब क्या करो, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां y से रिप्लेस कर दो, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां x से रिप्लेस कर दो। कर दो, यहां पर आ रहा है y को रिप्लेस कर दो x से, तो किसके इक्वल आ गया, ध्यान से देखना। यहां पर आ रहा है x, तो x को y से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर और 8 रूट y। और यहां पर क्या चल रहा है, x की वैल्यू को तो रब करने के लिए कहा था, तो x की वैल्यू तो रब कर दी। y की जो वैल्यू चल रही है उसको x से रिप्लेस करना था, इंटरचेंज किया हमने। यहां पर आ गया x लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 16 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो दो स्टेप समझ में आई आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने राइट साइड में y की वैल्यू कैलकुलेट की। फर्स्ट स्टेप में हमने राइट साइड में यहां पर फंक्शन की रेंज कैलकुलेट की, बड़ा सिंपल काम था। सेकेंड स्टेप में रेंज फाइंड करने के बाद x की वैल्यूज को हमने रब कर दिया। x की वैल्यू को रब करने के बाद में x और y को आपस में क्या कर दिया बेटा, इंटरचेंज कर दिया। तो ये तो रब हो गया, इसको तो काट दो। अब सेकेंड स्टेप में ये तो मिट गया, रब हटा दिया था। जहां जहां x आ रहा था y आ रहा था उसको हमने x और y को आपस में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये कंडीशन आ गई। आगे कंडीशन इतना। अब थर्ड स्टेप लिखो, फॉर ईच थर्ड स्टेप लिखनी है अब, फॉर ईच इंटरवल ऑफ x, फॉर ईच इंटरवल ऑफ x
कैलकुलेट y इन टर्म्स ऑफ x, ये थर्ड स्टेप है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। लास्ट स्टेप करते ही बेटा अपना आंसर आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का इनवर्स। क्या बोल रहा है, x के सभी इंटरवल के लिए y का आंसर अब x में निकाल लो। y का आंसर बेटा अब x में निकाल लो। x का इंटरवल तो ऐसे कैसे रहने दो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा x का इंटरवल तो ऐसे कैसे रहने दो, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 16 और x ग्रेटर देन 16। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये हमें बोल रहा है कि x के इंटरवल तो अब ऐसे कैसे रहने दो, y का आंसर x में लेके आ जाओ। अब y का आंसर अब x में निकाल लो। तो बेटा यहां से y का आंसर यहां पर तो आ गया y, यहां पर तो आ जाएगा y। देखो इधर, यहां से y का आंसर क्या मिला x के अंदर, y इक्वल टू x मिला, y इक्वल टू x आ गया। यहां से y का आंसर x में क्या मिला, y का आंसर x में आएगा रूट x, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट x आ गया। यहां से बेटा y का आंसर x में क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 64। यहां पर y का आंसर निकालना ना x में, तो x स्क्वायर अपॉन में 64। तो y का आंसर अब फाइनली x के अंदर कैलकुलेट कर लो और इंटरवल वही रहने दो, सेम टू सेम। तो ये y जो निकल के आया है ये f इनवर्स x निकल के आया है। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है इनवर्स का। तो बेटा ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। चलिए एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, दोबारा बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है उसके ऊपर y के इनपुट आउटपुट निकाल लो, रेंज फाइंड कर लो y की। फाइंड कर ली y की रेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेप में इन x की वैल्यू को मिटा दो, मिटा दिया, और y और x जहां जा रहा है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो देखो x की जगह मैंने y लिख दिया, y की जगह मैंने x के इंटरवल बना दिए और यहां पर y की जगह x आ गया। बड़ा सिंपल काम है। तो लास्ट एंड फाइनल थर्ड स्टेप में x के इंटरवल ऐसे कैसे सेम रहने दो और y का आंसर यहां पर लिख दो y और y के आंसर निकाल लो x के अंदर। तो यहां पर तो y x के इक्वल y किसके इक्वल आएगा, रूट x के इक्वल, स्क्वायर हटेगा रूट x, यहां से y का आंसर आ गया x स्क्वायर बाई 64। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, फंक्शन ऑफ x हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें f इनवर्स 1 की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब हमें 1 की क्या फाइंड करनी है यार, सिंपल सी बात है, 1 की हमें प्रीमेज फाइंड करनी है। 1 की हमें प्रीमेज फाइंड करनी है, यानी ये 1 किसके कारण आया था, किस x की वैल्यू के कारण y का आंसर 1 आया था, इसका ये मतलब है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जब फंक्शन देके रखते हैं तो बच्चे सबसे पहले f इनवर्स x का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, f इनवर्स x का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जब f इनवर्स x का आंसर आ जाता है तो वहां पर x की जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं, 1 को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कई बार कंपटीशन एग्जाम में लॉन्ग हो जाता है बेटा, ये तरीका कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये तरीका काफी लंबा चला जाता है, तो हम इस मेथड को रिजेक्ट करेंगे। अब मैं आपको शॉर्टकट